हेलो, दिस इज शेफाली। एडू टॉक विद शेफाली में आप मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसके पहले मैंने आपके साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस किया था। क्या होता है ग्रोथ, क्या होता है डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आप ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पे जाकर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहां पर अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2026 1 फरवरी को सीजी टेट घोषित किया गया था, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। वैसे ही अब आगे 5,000 वैकेंसीज हमारे सामने देखने को मिल रही हैं। उसको हरी झंडी मिल गई है। बहुत ही जल्द आपको नवंबर दिसंबर तक उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना कॉपी पेन उठाइए और जो जो मैं आपके साथ डिस्कस करते जा रही हूँ, बोलते जा रही हूँ, अपनी सेल्फ नोट्स बनाते जाइए। अपने जो भी सेल्फ नोट्स है वो खुद से बनाइए। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सिर्फ आप वर्बली उसको सुनते जा रहे हैं तो आपको याद बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको उसको मेमोराइज करने के लिए उसको लिखना पड़ेगा, उसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो आप 1 मिनट भी देर किए बिना अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और ये सारे नोट्स आप तैयार करते जाइए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। इससे 1 से 2 प्रश्न जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर को उठा के देख ले, चाहे सीजी टेट हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे सी टेट हो, या किसी भी सेंट्रल लेवल पे जो टेट हो, उसमें से ये क्वेश्चन जरूर आता है। आप मेरे चैनल के साथ जुड़कर इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। आपको पूरा पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपसे आराम से वो क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर आप एग्जाम में भी जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको सुनना है और अपनी नोट्स बनाते जानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम समझेंगे कि हेरिडिटी वंशानुक्रम क्या होती है। जो विशेषताएं मतलब क्वालिटीज, जो गुण मतलब जो ट्रेड्स हमें हमारे माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त होती है, या उसे कह ले जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो गुण हमारी जो विशेषताएं हमें हमारे पूर्वजों से अपने माता पिता से स्थानांतरित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो हेरिडिटी है वो हेरिडिटी के जो जनक हैं, जो फादर ऑफ हेरिडिटी है वो कौन है। तो हमें याद रखना है कि जो फादर ऑफ हेरिडिटी है, फादर ऑफ हेरिडिटी है वो है ग्रेगर मेंडल, जिसे सिर्फ मेंडल के नाम से भी पूछ लिया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है फादर ऑफ हेरिडिटी का, ये आपका सीजी टेट में, आपके सीडीपी में भी पूछा जाता है, ईवीएस में भी पूछा जाता है। ये दोनों में आपके काम आता है। ठीक है, तो फादर ऑफ हेरिडिटी आपके कौन हो गए? ग्रेगर मेंडल। इन्होंने मटर पर शोध किया था। ठीक है, फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है? ग्रेगर मेंडल है। पर शोध किया था, इन्होंने वंशानुक्रम को बताया था कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो सारी चीजें हैं वो आगे बढ़ते रहती है। ठीक है, अब हमने बात किया था इसके गुण मतलब इसकी क्वालिटीज और ट्रेड्स के बारे में। तो हमको हमारे जो पूर्वज है, हमारे माता पिता से हैं, हमको कौन से गुण हमें उनसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, ट्रेड्स और क्वालिटीज जो हमें मिलती हैं वो 2 हैं, जैसे शारीरिक भी है हमारी और हमारी मानसिक भी है। शारीरिक की बात कर लेंगे कि शारीरिक रूप में हमें उनसे क्या मिलती है, तो हमारे शरीर का रंग, हमारे त्वचा का रंग, हमारे बालों का रंग, हमारी आंखों का रंग, हमारा नाक हो गया, हमारा पूरा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारी लंबाई है, इवन ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी किसमें आती है? हमारी शारीरिक बनावट में, हमारी शारीरिक गुण में आती है, जो हमें हमारे माता पिता या फिर हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त होती है। इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो है आनुवांशिकता या वंशानुक्रम में जो क्वालिटीज हैं, जो कारक है, उसमें कौन कौन से ऐसे गुण है जो पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आ रही है मानसिक मतलब मेंटल की। हमें मानसिक रूप से उनसे क्या प्राप्त होता है? तो हमें हमारी बुद्धि, आईक्यू जो लेवल होती है वो हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है कि हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है, हमारे घर में सभी जो हमारे बड़े हैं उनका बिहेवियर कैसा है, हमारे जो इमोशंस है वो भी बहुत हद तक हमारे पेरेंट्स पर निर्भर करता है। अगर हमारे पेरेंट्स में कोई माता, हमारे पिता कोई इमोशनल है या बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो बहुत से गुण ऐसे हैं जो आ जाते हैं। अगर किसी आप पेरेंट्स को देखते हैं कि बहुत सडनली उनमें गुस्सा आ जाता है,
तो अगर बच्चा भी गुस्सा कर रहा है तो वो कहते हैं कि देखो वो उससे सीख रहा है या फिर उसके द्वारा उसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहां पर मैं एक एग्जाम्पल ले लूंगी। ठीक है, एग्जाम्पल में हम ये बात कर रहे हैं कि जब भी एक बच्चे का जन्म होता है, जैसे ही उसका जन्म होता है तो जो आसपास के लोग रहते हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हो चाहे हमारे आस पड़ोस हो, जब उस बच्चे को देखने आते हैं तो वो पहले ही यही कहते हैं, देखिए उसकी जो आंखें हैं वो अपने माता पे गई है, उसकी जो लिप्स है वो पिता पे गई। पहला सवाल ही यही पूछा जाता है कि किस पर गया है। हम हमेशा ये सुनते आ रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पर गया है। तो आप देखते हैं कोई कहता है माता पे गया है, कोई पिता पे गया है, कोई कहता है नहीं देखो इसके कान इसके दादाजी पे गए हैं। तो ये हमें हमेशा सुनते हुए हम आ रहे हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जिस प्रकार वो पढ़ता है, जिस प्रकार उसका आईक्यू लेवल होता है, उस पर भी उसमें जजमेंट आता है कि वो अपने माता पे गया है या पिता पे गया है, या दोनों के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। ये एग्जाम्पल्स हमारे सामने दिख रहे हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमारे हमें हमें हमारे हेरिडिटी से प्राप्त होता है। हमारे माता पिता जो हमारे परिवार है, परिवार में ये नहीं कि सिर्फ पिता के परिवार की तरफ, माता के परिवार की तरफ से भी हमें गुण और विशेषताएं हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब हमें ये समझना होगा कि जो गुण जो विशेषताएं हैं एक बच्चे के अंदर कैसे आ जाती हैं अपने आप। वो सॉरी से वो विशेषताएं हैं, वो गुण है, वो कैसे आ जाती है। हमने हेरिडिटी में देखा कि बालों का रंग हो गया, हमें त्वचा का रंग हो गया, सारी चीजें तो मिल रही हैं, लेकिन वो कैसे मिलती है। ठीक है, ये कैसे हमें प्राप्त होते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका भी एक प्रोसेस होता है कि कैसे जब एक फादर और मदर का दोनों का इंटरेक्शन होता है, जब वो दोनों मिलते हैं तो उसके बाद कैसे एक बच्चे का निर्माण होता है, तो उसमें कैसे कैसे गुण अपने आप स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, कैसे निर्धारित होगा कि बॉय और गर्ल होगा, ये कैसे उसके गुण उसको मिलते हैं, ये पूछा जा सकता है कि कैसे निर्धारित होता है कि एक जो बच्चा है वो बॉय होगा कि गर्ल होगा। कि रेंडमली हमको पता है कि नहीं बॉय हो जाएगा गर्ल हो जाएगा, नहीं, इसमें भी जो भी चीजें हैं वो पूरी बायोलॉजिकल होती हैं, जो हम अभी समझ रहे हैं, जो इसका प्रोसेस है हमें उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस की शुरुआत है उसमें क्या होता है, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम मतलब 46 गुण सूत्र होते हैं। ठीक है, जो ये जो सारी चीजें हमें गुण और विशेषताएं मिल रही है वो उसके लिए कौन हमारा निर्भर करता है, हमारे 46 क्रोमोसोम गुण सूत्र ये निर्धारित करते हैं कि कैसे जो सारे प्रोसेस है, बॉय होगा कि गर्ल होगा, कौन से गुण उनको मिल रहे हैं, वो इससे निर्धारित होता है। ठीक है, और इसमें जो 46 क्रोमोसोम्स है उसमें उसको 23 जोड़ों में बांटा गया, मतलब 23 पेयर्स कहा जाता है। ठीक है, इसको 23 पेयर हम कहेंगे, 23 पेयर। या तो आपसे पूछ लेगा कि गुणसूत्र कितने हैं संख्या में, तो वो आपको बताना पड़ेगा 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, और अगर वो आपके जोड़ों में पूछता है तो आप कहेंगे वो 23 जोड़ों के रूप में होते हैं। ठीक है, अब ये 23 जोड़े किस में प्राप्त होते हैं, ह्यूमंस में। कहा है मतलब चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो दोनों में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो फीमेल गैमेट्स होती है उसके अंदर क्या होता है, एग्स या फिर ओवम हम कहते हैं, और जो मेल गैमेट्स होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, जो स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, जो मादा युग्मक है उसमें आपने एग्स या ओवम कहते हैं, और जो मेल गैमेट्स होते हैं उसमें आपके जो नर युग्मक होते हैं उस पर स्पर्म होते हैं, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, और जो फीमेल होती है उसे अंडाणु। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आई। हिंदी में भी आपके साथ मैं क्लियर करते ही हो जाऊंगी। अपने नोट्स में आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखेंगे। ठीक है, एग्स जो हो गए अंडाणु हो गए, स्पर्म जो हो गए शुक्राणु हो गए। ठीक है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया फीमेल जो गैमेट्स है उसमें कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स है 23 जोड़ों में। हमारे जो मेल गैमेट्स है उनमें कितने स्पर्म है, 46 क्रोमोसोम्स मतलब 23 जोड़े। ठीक है, अब ये जो 23 जोड़े हैं ये भी दो भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, इसमें आपका होता है 22 पेयर प्लस आपका जो 23 जोड़ा। 22 पेयर जो हमारे होते हैं, जो 22 पेयर होते हैं, चाहे वो फीमेल में हो चाहे वो मेल में हो, ये जो दोनों होते हैं ये क्या होते हैं, सेम होते हैं, समान। ठीक है, जो 22 जोड़े हैं चाहे वो आपके फीमेल में हो चाहे वो आपके मेल में हो, ये जो 22 जोड़े हैं वो क्या होते हैं, दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। जो ये दोनों समान होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो दोनों समान क्रोमोसोम्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑटो सम्स। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ऑटोसम्स। जो 22 पेयर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं,
ऑटोसम्स, ठीक है। उसके बाद जो 23rd ऑफ पेयर रहता है, जो 23वां जोड़ा होता है, वो फिर आपके जो फीमेल्स होती है उसमें एक्स एक्स होता है, ठीक है, समझना होगा। क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। जो फीमेल गैमेट्स हैं उसमें जो 23वां जोड़ा है, ठीक है, वो हमारा है एक्स एक्स, और जो मेल गैमेट्स है, स्पर्म है, उसमें जो 23वां जोड़ा है वो हमारा होता है एक्स वाई, ठीक है। इसमें एक्स एक्स हमारे हो गए और इसमें हमारे क्या हो गए, एक्स वाई। ये 23rd ऑफ पेयर होता है, जो 23वां जोड़ा होता है, ये हमारे सेक्स को डिटरमाइन करता है। ये हमें बताता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये हमें हमें बताता है। ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड, आइदर गर्ल और बॉय। ये जो 23वां जोड़ा है यही डिसाइड करता है कि बच्चा जो हमारा होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है। ये बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन हमें यहां पर ये भी बात समझनी होगी। आगे तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन यहाँ पे ये बात आ रही है तो मैं आपको क्लियर कर रही हूं कि जो मेल होता है, यहाँ पे आप फीमेल देख रहे हैं कि फीमेल के पास तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है। यहाँ पे जो मेल है उसके पास एक्स और वाई है। तो जो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कैसे निर्धारित होगा कि बॉय और गर्ल होगा, ठीक है। तो जो निर्धारित होता है वो किसके द्वारा होता है, वो पुरुष के द्वारा, मेल गैमेट्स के द्वारा ही होता है, क्योंकि उनमें एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। यहां तक हमें समझ में आएगा। अब इसके बाद मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी। मैंने आपको जैसे क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था कि ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि 23 जोड़ों में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल में दोनों होते हैं। जो मेल होता है और जो फीमेल होती है उसमें जो 22 जोड़े होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ो होता है वो ही हमारा सेक्स डिटरमाइन करता है कि कौन सा लड़का होगा या कौन सी लड़की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक का निर्माण कैसे होता है वो देखेंगे। जो फीमेल गैमेट्स होती है, मादा युग्मक होती है, वो उसमें क्या होता है, एग होता है। मेल गैमेट्स होती है, नर युग्मक होते हैं, उसमें स्पर्म होते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तो जो फीमेल गैमेट के 22 और जो मेल गैमेट्स के 22 है, ये तो दोनों सेम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसे हम ऑटोसम्स कहते हैं। लेकिन जो फीमेल गैमेट, जो मादा युग्मक होती है, उसके अंदर होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम, मतलब एक्स एक्स गुणसूत्र, ठीक है। और जो कि मेल गैमेट्स होते हैं, नर युग्मक होते हैं, जिनमें हम स्पर्म देखते हैं, जब वो जाके फीमेल गैमेट्स के एग में जाकर मिलता है तो जो 22 ऑटोसोम्स होते हैं वो तो सेम हो गए, लेकिन जो मेल होता है उसमें पाया जाता है एक्स वाई, ठीक है। अब हम इसको ध्यान से समझेंगे कि जब ये मिलते हैं और जब फर्टिलाइजेशन होता है इन दोनों के बीच में, तो जो एक्स होता है, जो फीमेल का जो एक एक्स होता है, वो जाकर अगर मेल के एक एक्स के साथ मिलता है तो वो क्या बनता है, एक्स एक्स, ठीक है। और ये एक्स एक्स मिलकर बनाते हैं फीमेल, या फिर आप कह लेंगे उसे गर्ल चाइल्ड, ठीक है। और अगर जो फीमेल गैमेट का जो एक्स है और यहाँ पर जो मेल गैमेट्स का वाई है, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है एक्स वाई, जिसमें बनता है बॉय, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया यहाँ पर कि ये जो 22 जोड़ा है ये दोनों में कॉमन हो गया। जो 23वां जोड़ा है एक्स एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल में और एक्स वाई क्रोमोसोम्स मेल में, ठीक है। जब ये मिलते हैं, ठीक है, तो जो इसका एक्स अगर यहाँ पे जाके इसके एक्स के साथ मिलता है तो आपका एक्स एक्स मतलब फीमेल गर्ल बन गई आपकी, और जो इसका एक्स जाकर यहाँ के वाई से जाकर मिलता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, बॉय बन जाता है, आइदर एक्स और वाई, ठीक है। इन दोनों में से एक का ही दोनों को मिलकर एक निर्माण, नया निर्माण होता है, ठीक है। तो अब जो हो गया, अब यहाँ पर हो गया 44 प्लस एक्स वाई और यहाँ पर हो गया 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। अब ये टोटल मिलकर बन गए आपके 46, यहाँ का 22 आपका हो गया 44, ये दोनों मिलाकर आपके हो गए 44, यहाँ का x और यहाँ का y मिलकर एक्स वाई बन गए, और यहाँ का x और यहाँ x दोनों मिलकर एक्स एक्स मतलब फीमेल गर्ल बन गए, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि अब पूछा जाता है क्वेश्चन में अगर कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बॉय होगा या गर्ल होगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल। पुरुष ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो मेल होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, क्योंकि उसी के पास आप देख रहे हैं एक्स और वाई है,
क्योंकि जो मेल फीमेल है उसके पास तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है, जो मेल है उसके पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स है, ठीक है, जिससे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लिंग का निर्धारण होता है कि लड़का होगा, बॉय होगा या फिर लड़की होगी, ठीक है। ये सिर्फ एक लड़कर पर ही निर्भर करता है, ठीक है। अब हम आगे समझेंगे। अभी तो मैंने आपको बता दिया क्रोमोसोम्स कितने हैं, दोनों मिलकर कैसे लड़का और लड़की बन रहे, लेकिन ये दोनों कैसे मिल रहे हैं, एक मेल और फीमेल मिलकर क्या बनाते हैं, ठीक है। जब एक मेल और फीमेल मिलते हैं तो एक जायगोट का निर्माण होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जब मेल मिलता है फीमेल के साथ तो किसका निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसको मैं आपको पिक्चर के द्वारा जो फीमेल रिप्रोडक्शन होता है उसके द्वारा मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रही हूं कि कैसे ये दोनों मिलते हैं और कैसे एक जायगोट का निर्माण होता है, क्योंकि जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल के एग से जाकर मिलता है, ठीक है। स्पर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसका जो पिक्चर होता है वो ऐसे होता है, और जो एग्स होता है उसका पिक्चर हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, सिंपल, ठीक है। जब ये दोनों जाकर मिलते हैं तो किसका निर्माण हो रहा है, जायगोट का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको पूरे डिटेल में पिक्चर के द्वारा समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे जायगोट बनता है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद फीटस होता है और एक बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। इसके टाइम पीरियड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका सीजी टेट हो, आपके सी टेट हो, कोई भी शिक्षक भर्ती हो रही है, कोई भी टेट हो रहा है, उसमें उसका सीक्वेंस पूछा जाता है कि एक जन्म से पहले जो बच्चे का प्रीनेटल स्टेज होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं जायगोट, एम्ब्रियो, फीटस। जायगोट को क्या कहते हैं, युग्मक या युग्मनज कह लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एम्ब्रियो, जिसे हम कहते हैं भ्रूण। उसके बाद जो आता है वो होता है फीटस, जो आपका हो गया गर्भाधान, ठीक है। ये तीनों सीक्वेंस में है, इसको हमें सीक्वेंस को भी याद रखना है, इसके टाइम पीरियड को भी याद रखना है, कैसे ये दोनों जाकर मिलते हैं और जायगोट का निर्माण होता है मैं आपको आगे बता। अभी हम समझ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि किस प्रकार से एक जो बच्चे का जन्म होता है तो उसके पहले जो उसका प्रीनेटल स्टेज होता है उसमें कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे मेल में जो स्पर्म होते हैं वो डेवलप होते हैं, कैसे फीमेल में जो एग्स होते हैं जो उसके ओवरीज में पहले से होते हैं वो कैसे बनते हैं, पूरे उसको पिक्चर के थ्रू हम आज समझ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो मेल स्पर्म के जो सेल्स होते हैं वो कब बनते हैं, क्या वो पहले से ही होते हैं, या जो फीमेल के जो एग्स होते हैं वो कब बनते हैं, ठीक है। तो जो मेल के जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो आफ्टर प्यूबर्टी बनते हैं, वो पहले से ही फॉर्मेशन में नहीं होते हैं, ये वो पहले से ही नहीं बनते हैं, ठीक है। वो कब बनते हैं, जब उनमें प्यूबर्टी आ जाती है 12 से 13 या 13 से 14 साल में, जब भी एक बच्चे के में प्यूबर्टी आती है वो वेरी करता है बच्चे से बच्चे में, जरूरी नहीं कि ये फिक्स्ड है कि 12 साल में ही आ रही है, 13 साल में ही आ रही है, ये डिपेंड करता है बच्चों की ग्रोथ पर, उसके फिजिकल डेवलपमेंट पर, ठीक है। तो जो मेल स्पर्म सेल्स होते हैं वो प्यूबर्टी के बाद बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेल्स होते हैं वो कहां पर होते हैं, वो जो होते हैं वो टेस्टीज में होते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं मैंने पिक्चर भी बनाया, जो गोल आप संरचना देख रहे हैं इसे टेस्टीज कहते हैं, इसके अंदर जो होता है वो स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। जो स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस, ये टेस्टिस के अंदर बनते हैं, ठीक है। अब जो फीमेल होता है उसमें क्या होता है, तो जो फीमेल एग सेल्स होते हैं वो उनके अंदर बाय बर्थ होते हैं, मतलब जब से उनका जन्म होता है तब से वो उनके ओवरीज में रहते हैं, ठीक है, और वो फिक्स्ड अवस्था में रहते हैं। बहुत हजारों वहां पे हमारे एग्स वहां पे पाए जाते हैं, तो वो बहुत हजारों संख्याओं में होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जब एक जो बच्ची रहती है वो प्यूबर्टी अवस्था में आ जाती है उसके बाद धीरे धीरे जो उसके एग्स होते हैं एक एक करके वो रिलीज होना शुरू कर देते हैं। तो हम देखना, अभी हम आगे बात करेंगे, आपको पता भी होगा, ये नहीं भी पता है तो मैं आपको बता रही हूं कि जो एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें 2 ओवरीज रहती है, राइट और लेफ्ट में। तो दोनों ओवरीज में एग्स पाए जाते हैं, लेकिन दोनों ओवरीज में एक साथ एग रिलीज नहीं होते, महीने के ऊपर डिपेंड करता है, किसी महीने में लेफ्ट साइड, किसी महीने में राइट साइड, ऑल्टरनेशन चलता है, किसी महीने से लेफ्ट साइड निकल रहा है, किसी महीने से राइट साइड निकलता है, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, पहले वो मैच्योर अवस्था में नहीं होते, लेकिन जैसे एक बच्ची प्यूबर्टी की स्टेज में आ जाती है, जब वो किशोरा अवस्था में आ जाते हैं
उसके बाद वो जो एग होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और धीरे धीरे वो रिलीज होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि गर्भाधान कब और कैसे होता है। अब मैंने बताया कि प्यूबर्टी के बाद उनमें जो एग्स है वो ओवरीज से निकलना शुरू कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद गर्भाधान कैसे होगा और कब होगा, इसका भी एक पूरा प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि जब भी एक मेल का स्पर्म जाकर फीमेल में जा रहा है और कभी भी वो एक बच्चे का निर्माण हो रहा है, नहीं, एक ही इसका जो समय पीरियड है वो एक फिक्स होता है। ठीक है, मासिक चक्र मतलब मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, जिसे हम पीरियड भी कह लेते हैं, उसके 14वें दिन में क्या होता है, ओवल्यूएशन होता है। ठीक है, ओवल्यूएशन होता है। ठीक है, उस ओवल्यूशन में कौन से दिन में हो रहा है, हमारा 14वें दिन में ओवल्यूशन हो रहा है। और जो पीरियड्स की साइकिल है वो कितने दिन की है, वो 28 दिन की है। ठीक है, इसको कैसे काउंट करेंगे, मतलब पीरियड के पहले दिन से 14वां दिन जो आ रहा है, वो जो आपका 14वां दिन है उसमें ओवल्यूएशन होता है, उसमें ओवरीज से एग निकल के फेलोपियन ट्यूब में आते हैं। ठीक है, अब आप मेरे सामने पिक्चर देख रहे हैं। अब मैं आपको पूरा डिटेल में इस पिक्चर के द्वारा आपको मैं समझा रही हूं कि कैसे वो जो सारा प्रोसेस होता है, कैसे एक स्पर्म अंदर जाता है, उसके बाद वो एग से मिलकर एक भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, अभी आप पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में हम सारी चीजों को पहले समझ लेंगे। ठीक है, ये जो नीचे का हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं, वेजाइना, योनि कहते हैं। मैं आपको हिंदी में भी समझाते जाऊंगी। जिन स्टूडेंट्स को हिंदी में इंग्लिश में नहीं समझ में आता वो हिंदी में नोट डाउन करिए, लेकिन आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। पूरा डिटेल में आप इसको लिखेंगे और पूरे डिटेल में आप इसकी नोट्स बनाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा ये आपका क्या है, वेजाइना, जिसे हम योनि कह रहे हैं। ये जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। ये जो एरिया होता है जहां पे एक्चुअली में भ्रूण का निर्माण होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है, वो आपका होता है यूट्रस, मतलब आपका गर्भाशय। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे गोल सर्कल जैसे एरिया है, दोनों तरफ है, ये आपका ओवरीज है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट ओवरीज और यहाँ पे राइट ओवरी है। ठीक है, ये दोनों जो ओवरीज हैं आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर यहाँ पर आपके क्या होते हैं, एग, बहुत सारे एग्स हैं, जिसे हम ओवम भी कहते हैं या हम ओवा भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हैं, ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर निर्माण होता है उसका, यहाँ पर पहले से ही निर्माण क्या कह ले, पहले से ही यहाँ पर वो एग्स रहते हैं, वो रहते हैं। और ये जो पतली सी नली है इसे क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, अंडवाहिनी। ठीक है, यहीं से ही जो एक एग होता है वो निकलता है और यहां से निकल के यहाँ पर आता है और धीरे धीरे हमारा बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आपने पूरी पिक्चर के द्वारा उसको समझ लिया। अब समझेंगे कि जब यहाँ पर एक मेल स्पर्म है जो वो यहाँ पे आता है तो धीरे धीरे ऊपर की ओर यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक, यहाँ पे स्पर्म की बात हो गई। अब यहाँ पे जो ओवरी है, ठीक है, यहाँ के ओवरी में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एग्स है, कभी वो लेफ्ट साइड भी हो सकते हैं, कभी राइट साइड भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पे कब निकल रहे हैं, कौन से मंथ में लेफ्ट साइड से निकल रहा है, कौन से मंथ में राइट साइड से निकल। ठीक है, अब यहाँ से एक एग निकल कर, यहाँ से एक एग निकल कर धीरे 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 ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ, उसके बाद यहाँ आकर ये जो एग है ये 14th डे में, कौन से डे में, 14th डे में यहाँ पर क्या करता है, वेट करता है। ठीक है, किसका वेट करता है, ये स्पर्म के आने का वेट करता है, शुक्राणु, इसे हम क्या कह रहे हैं, शुक्राणु। ठीक है, ये इसका वेट कर रहा है। ठीक है, ये धीरे 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 ऊपर जाएगा और यहाँ ऊपर जाकर यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, आपका मिलकर यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर वो मिल गया है। कैसे, आप फिर से इसको समझेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओवरी में एग है, अब इसमें से जब आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड साइकिल स्टार्ट हुआ है, उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे निकल कर यहाँ पे 14th डे जो हमारा रहता है वो यहाँ पर वेट करता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, क्या ये 14th डे में कितने टाइम तक रहता है। ठीक है, तो ये 24 आवर के लिए रहता है। कितने टाइम पीरियड के लिए रहता है, 24 घंटे के लिए यहाँ पे क्या करता है, स्पर्म का वेट करता है। ठीक है, जब वो यहाँ पर वेट करता है, जब यहाँ पे स्पर्म जाकर एक एग के साथ मिलता है तो उसके बाद जो होता है वो एक जायगोट का
निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण हो रहा है? एक जायगोट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जो जायगोट होता है वो क्या होता है? सिंगल सेल होता है। ठीक है, ये जो जायगोट होता है वो होता है आपका सिंगल सेल। इस प्रकार की एक रचना है, इसके अंदर आप देखेंगे ये। ठीक है, ये क्या होता है? सिंगल सेल होता है। ये 14th डे में यहाँ पर निर्माण हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। अब ये, ठीक है, अब ये यहाँ पर मिल चुका है। अब ये यहाँ पर धीरे धीरे, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा के आपको समझा रही हूं। अब ये जायगोट का निर्माण हो चुका है। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये अब धीरे धीरे नीचे के ओर बढ़ेगा, और जो ये सिंगल सेल था अब ये मल्टीपल सेल में डिवाइड होंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल से ये 2 में, 4 में, 8 में, 16 में, धीरे 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 ये नीचे आते जाएगा, ये सेल्स में कन्वर्ट होते जाएगा, और यहां पर आके इम्प्लांट हो जाएगा। किसमें? एक यूट्रस में जाकर ये क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा। कौन से दिन में ये इम्प्लांट होता है? तो ये आपका होता है 21 डे में। ठीक है, मतलब 1 वीक इसको टाइम लग रहा है। ये यहां से निकलकर धीरे धीरे यहां पर आ रहा है, और 21 डे में यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे इम्प्लांट हो जा रहा है, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। इम्प्लांट होने के बाद ये क्या हो रहा है? इसका नाम हो जा रहा है एम्ब्रियो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भ्रूण। ठीक, अब यहाँ पर असली में जो एक बच्चे का विकास है, जो उसका फिजिकल ग्रोथ है, जो उसका माइंड बनना है, उसका हार्ट बनना है, बॉडी स्ट्रक्चर बनना है, अब वो यहां पर बनेगा। ठीक है, यहां से निकलने के बाद वो यहां पर वो सिंगल सेल था, धीरे धीरे वो मल्टीपल सेल पे डिवाइड होने के बाद यहां पर आके वो एम्ब्रियो बन रहा है, और ये आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जा रहा है। वहां पे एक साइड में आपके वो लग जा रहा है, यूट्रस की वॉल जो रहती है उसमें वो लग जाता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? जायगोट है, जायगोट सिंगल सेल होता है। ठीक है, उसके बाद ये मल्टीपल रूप में होता है। ठीक है, जायगोट तो है, वो एक सिंगल यूनिट तो है, लेकिन अंदर में वो धीरे धीरे जो सेल्स हैं उसका क्या हो रहा है? डिवाइडेशन होता जा रहा है। जैसे एक सिंगल सेल था, फिर 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे धीरे धीरे वो 14वें दिन से एक सप्ताह लगाकर वो यहाँ पर आता है, और एक एम्ब्रियो का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण रहते हैं। वो कहाँ इम्प्लांट होता है? वो यूट्रस पे जाकर इम्प्लांट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये धीरे धीरे यहाँ पर बच्चे का विकास होगा। यहाँ पर बच्चे का सबसे पहले जो बनता है वो होता है 28 दिनों में दिल। किसी भी बायो के क्वेश्चन में, किसी की बायो की एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जो बच्चे का हार्ट होता है वो कितने दिन में डेवलप हो जाता है? तो वो होता है 28 दिन में, और वो धड़कना शुरू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके हाथ, उसके पैर, उसके पंजे वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो के समय खत्म होने के बाद उसके बाद वो एक क्या बन जाता है? फीटस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और ये पूरा 9 मंथ तक चलता रहता है, जब तक एक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती है, एक बच्चा बाहर नहीं आ जाता है। तब तक ये जो पीरियड रहता है इसे प्रीनेटल स्टेज कहा जाता है। इसका नाम जो है वो प्रीनेटल स्टेज है। इसकी 3 अवस्थाएं हो गई। पहला आपका जायगोट हो गया, दूसरा आपका एम्ब्रियो हो गया, तीसरा आपका फीटस हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, जो मेल स्पर्म होता है वो फीमेल के एग में जाकर मिलता है। ठीक है, उसके बाद वो निर्माण करता है एक जायगोट का। ठीक है, ये एक जायगोट का निर्माण हो रहा है। वो मैंने आपको क्या बताया? ये क्या होता है? पहले सिंगल सेल होता है। ठीक है, जब इसका निर्माण होता है तब वो कैसा होता है? सिंगल सेल होता है। निर्माण होने के बाद 0 से 2 हफ्ते हो रहे हैं, 14 से 15 दिन जब ये निर्माण हो जा रहा है, उसके बाद ये क्या बनता है? एम्ब्रियो, एक भ्रूण बनता है। उसके बाद ये फीटस के रूप में, गर्भाधारण के रूप में आ जाता है, और उसके बाद बच्चे का 2 से 3 महीने से लेकर जन्म तक 9 माह तक वो बच्चे के अंदर पूरे डेवलपमेंट, जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, उसका दिमाग, उसका दिल, उसके हाथ, उसकी पसलियां, उसकी उंगलियां, सब कुछ एक डेवलप हो जाता है उसके अंदर। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज की जो पूरा टाइम पीरियड होता है वो होता है 38 वीक से 40 वीक तक, या उसे 9 माह से लेके 10 दिन कहते हैं। 9 माह से 10 दिन के अंदर ही पूरा एक भ्रूण का विकास हो जाता है। उसके बाद एक बच्चे का जन्म होता है। ये पूरा एक स्टेज है, पूरा एक साइकिल है जो हम देख रहे हैं। मैंने आपको पूरा पिक्चर के द्वारा समझा दिया कि जो मेल स्पर्म सेल्स होते हैं वो प्यूबर्टी के बाद बनते हैं।
ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मेल स्पर्म कब बनते हैं। तो मेल स्पर्म सेल्स होते हैं वो प्यूबर्टी के बाद बनते हैं। कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस, ठीक है। फीमेल एग सेल्स बाय बर्थ होते हैं, वो फिक्स्ड अवस्था में होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, जो हजारों उनके अंदर जो एग्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी वो मैच्योर होते हैं। पहले वो मैच्योर अवस्था में नहीं होते हैं, उसके बाद आफ्टर प्यूबर्टी वो क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। अब बात आती है गर्भाधान कब और कैसे होता है। तो मासिक चक्र मतलब मेंस्ट्रुएशन या हम जिसे पीरियड कहते हैं उसके 14वें दिन में ओवल्यूशन होता है। उसके बाद ही जो एक होता है एक गर्भाधान होता है। लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो कैसा है? कि अपने आप हो रहा है? ठीक है, नहीं, ये एक प्रोसेस है। जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पर्म अंदर जा रहा है और उसके बाद निर्माण हो रहा है। एक बात मैं आपको और समझा लूं, अगर यहाँ पर जैसे जो डेली हमारा जो पीरियड साइकिल होता है, ठीक है, अगर इसमें जो यहाँ पर वेट कर रहा है आपका एग, अगर उसको यहाँ पे जाकर स्पर्म शुक्राणु नहीं मिलता है तो क्या होता है? यहाँ पर उसने 24 घंटे वेट किया, 24 घंटे के वेट करने के बाद वो धीरे धीरे नीचे आता है। उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आकर वो एक पीरियड के द्वारा वो नीचे हमारे पीरियड साइकिल के द्वारा एक ब्लड फॉर्म में वो निकल जाता है, ठीक है। अगर तो शुक्राणु स्पर्म जाके मिलता है तो यहाँ पर एक जाइगोट बन रहा है। अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तब क्या होता है? तब जो हमारा वो होता है वो नीचे आकर एग वो ब्लड के फॉर्म में हमारे बाहर आ जाता है, ठीक है। जो ये पूरा साइकिल होता है उसे हम कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। ये 3 स्टेज में हो गया। पहला आपका जाइगोट जिसे हम युग्मनज कहते हैं, दूसरा आपका एम्ब्रियो जिसे हम भ्रूण कहते हैं, तीसरा आपका फीटस जिसे हम गर्भाधारण कहते हैं, और उसके बाद एक क्या होता है? एक बच्चे का निर्माण होता है और वो बाहर 9 मंथ 10 डेज का ये टाइम पीरियड है, जिसे 38 से 40 हफ्ते कहते हैं, उसके बाद बाहर आ जाता है। ये पूरी कंप्लीट एक नॉलेज है आपको जो आप मेरे साथ देख रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस प्रकार मेल और फीमेल के मिलने के बाद कैसे एक जाइगोट हो रहा है, उसके बाद एम्ब्रियो हो रहा है, उसके बाद फीटस बनके एक बच्चे का निर्माण हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं पर्यावरण के बारे में, हेरिडिटी के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि हेरिडिटी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें एनवायरमेंट के बारे में। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसमें हेरिडिटी और जो एनवायरमेंट है इन दोनों का ही बराबर का योगदान होता है। किसी एक व्यक्ति में, किसी एक इंडिविजुअल में अगर विकास की बात की जाती है तो उसमें 2 कारक की बात की जाती है, जिसमें 2 कारक महत्वपूर्ण है। पहला आपका होता है हेरिडिटी, दूसरा होता है आपका एनवायरमेंट। हेरिडिटी मतलब आपका वंशानुक्रम और दूसरा आपका एनवायरमेंट क्या हो जाता है? पर्यावरण। तो डेवलपमेंट में ये दोनों का ही बराबर का योगदान है। हम ये नहीं कह लें कि सिर्फ हेरिडिटी है तो डेवलपमेंट हो जा रहा है, या सिर्फ पर्यावरण या एनवायरमेंट मिल रहा है बच्चे को तो बच्चे के अंदर एक विकास हो जा रहा है, ठीक है। ये दोनों ही पहलू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेरिडिटी मैंने आपको अभी बता दिया। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एनवायरमेंट के बारे में कि पर्यावरण क्या होता है। परिधन आवरण, ठीक है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला, चारों ओर से घिरा हुआ। मतलब पर्यावरण मतलब जो हमारे सराउंडिंग्स में हमारे चारों ओर जो भी सारी चीजें हैं, ठीक है, उसमें चाहे सारी चीजें एनवायरमेंट में हमको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमारी क्या आ जाती है? एनवायरमेंट के अंदर आ जाती है। क्या चीज एनवायरमेंट के अंदर नहीं आती है? अनुवांशिकता, वंशानुक्रम, हेरिडिटी। मतलब ये जो तीनों नाम है, हेरिडिटी जो है इसको छोड़कर जो भी सारी चीजें हैं वो किसके अंदर आती है? पर्यावरण के अंदर आती है। एग्जाम में पूछ सकता है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा कि जो वंशानुक्रम होती है, जो हेरिडिटी होती है, उसको छोड़कर जो भी सारी चीजें आती है वो किस में आती है? पर्यावरण में आती हैं, ठीक है। अनुवांशिकता के अलावा सब हमारे वातावरण के अंदर आता है, आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल ले लेंगे कि जैसे एक बच्चा है, अगर उसको हेरिडिटी में उसके पेरेंट्स के द्वारा उसको गुण मिल रहा है, उसको आईक्यू मिल रहा है, उसकी बुद्धि मिल रही है, वो बहुत तेज है दिमाग से, लेकिन अगर उसको सराउंडिंग ही नहीं मिल रहा है, अगर उसको वैसा वातावरण ही नहीं मिल रहा है, तो क्या जो उसका आईक्यू लेवल है उसका कोई मतलब होगा? नहीं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि विकास में दोनों का बराबर योगदान है। केवल हेरिडिटी हो लेने से या फिर केवल वातावरण हो लेने से बच्चे का विकास नहीं होता है, ये दोनों का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वालिटीज तो माँ बाप से मिली बट इन्वायरमेंट उनको मिला ही। आपको बताया डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही बराबर का योगदान है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस प्रकार होगा? वुडवर्थ ने हेरिडिटी और एनवायरमेंट को धरती और बीज के साथ कंपेयर किया है।
कैसे? आप एग्जाम्पल के रूप में ले लेंगे कि धरती अगर उपजाऊ नहीं है और बीज बहुत अच्छा है और उसमें बीज डाल दिया जाए तो क्या अच्छी फसल होगी? नहीं। और अगर धरती तो बहुत अच्छी है, उपजाऊ भी है, लेकिन उसमें बीज ही अच्छी क्वालिटीज का नहीं डाला जाएगा तो क्या वो अच्छी फसल हमें प्रदान करेगी? नहीं। ठीक है, तो अभी वुडवर्थ ने हेरिडिटी और एनवायरमेंट को धरती और बीज की तुलना की है। इस वुडवर्थ को जरूर आपको याद रखना है, वुडवर्थ नाम, जिन्होंने हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में बात की है। ठीक है, और भी बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो ज्यादा जो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं एनवायरमेंट को। वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखते हैं, हेरिडिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। ठीक है, केवल अच्छे वातावरण या केवल अच्छे वंशानुक्रम से बालक का विकास नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा बच्चे को सराउंडिंग मिल गया और हेरिडिटी नहीं मिली तो बच्चे का विकास नहीं होगा, या बहुत अच्छा सराउंडिंग मिल भी गया और हेरिडिटी ही नहीं है तो बच्चे का कैसे विकास होगा? तो वही कहने का मतलब है कि केवल हेरिडिटी होने से या फिर केवल एनवायरमेंट होने से मैटर नहीं करेगा, इन दोनों का होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, डिबेट होता है नेचर और नर्चर के ऊपर, प्रकृति एवं पोषण के ऊपर। प्रकृति में क्या आती है? हेरिडिटी, और पोषण में क्या आता है? एनवायरमेंट। ठीक है, हम ये नहीं कि प्रकृति नाम सुन के हम कह रहे हैं कि इसमें एनवायरमेंट आ रहा है, नहीं। जो प्रकृति रहती है उसमें आपका हेरिडिटी है और जो पोषण है उसमें क्या आता है? एनवायरमेंट आता है। हेरिडिटी ये कैसी होती है? चेंज नहीं होती है। जो चीज फिक्स हो चुकी है, बच्चों के बालों का रंग, आंखों का रंग, जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो जो फिक्स हो चुका है वो चेंज नहीं हो सकता है। हेरिडिटी नो चेंज, स्टेटिक मतलब स्थिर है, ये इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये कैसी है? इनेट है, ये जन्मजात से ही होती है। ये प्रोवाइड बेस मतलब जो इसका आधार है वो फिक्स हो चुका है, इसको बदला नहीं जा सकता। हमारी पर्सनालिटी, हमारी मैच्योरिटी, जो भी सारी चीजें हैं वो कैसी होती है, इसकी जो लिमिट्स होती है वो क्या होती है? सेट होती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नर्चर की, पोषण की। एनवायरमेंट कैसा होता है? चेंजेबल होता है। जो भी सोसाइटी में हमारे रूल्स और रेगुलेशंस बन रहे हैं वो कुछ समय समय पर जैसे जैसे सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे जैसे डिमांड होती है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये चेंजेबल है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, जो हमारा एनवायरमेंट है वो कैसा है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जो भी सोसाइटी में चीजें हो रही हैं, एनवायरमेंट के अंदर ही सोसाइटी आ रही है, इसीलिए मैंने कहा ये कैसा है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसको चेंज समय समय पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। ये कैसी होती है? डायनेमिक होती है, गतिशील होती है। एक्वायर, इसको क्या किया जाता है? अर्जित किया जाता है। जिस प्रकार एक बच्चे का जन्म ले लिया गया, बच्चे ने तो जन्म ले लिया, तो क्या वो जन्म लेते ही उसको वो भाषाएं आ जाती है? क्या वो बच्चे के अंदर वो नैतिक वैल्यूज जो रहती हैं, जो नैतिक विकास रहता है, वो क्या बच्चे के अंदर जन्म से आ जाता है? नहीं। जैसे ही वो सराउंडिंग्स में आगे की ओर बढ़ता है, उसमें भाषा का विकास, उनमें नैतिक विकास, उसमें सामाजिक विकास, वो सारी चीजें वो उसको बच्चे को समाज के द्वारा प्राप्त होती हैं। ठीक है, एक्चुअल डेवलपमेंट जो कह लें बच्चे का, वो हमारा एनवायरमेंट के द्वारा ही होता है। जो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट जो होता है वो बच्चे का एनवायरमेंट के द्वारा होता है, चाहे उसको घर से प्राप्त हो रहा हो, चाहे उसको बाहर प्राप्त हो रहा हो, ये दोनों ही होता है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रूप से बच्चे को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक हो गया है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझना है, अपनी नोट्स प्रिपेयर करनी है। 1 से 2 क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से इसमें बन जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बिल्कुल आराम से आपके बन जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको अपने पहले नोट्स बना लेनी है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट को आपसे इजीली ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपका सीडीपी का भी ये टॉपिक आता है, इसमें आपका क्लियर हो गया। साइंस में भी मैंने आपके साथ जो टॉपिक्स है वो साइंस में भी आता है, ईवीएस में आता है। ये तीनों में ही इसके मिले जुले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस आपके साथ लेकर आऊं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, जो डाउट्स हैं, जो अच्छी बातें हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। अगर कोई चीजें नहीं भी समझ में आती है तो भी आपको उसको लिखना है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने